एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। जेडीएस ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। पार्टी दफ्तर में सुबह के 11 बजे ये बैठक बुलाई है। जेडीएस ने एमएलए एमएलसी की बैठक बुलाई है। तो जेडीएस ने आज बुलाई है अपने कोर कमेटी की बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। जेडीएस की बैठक, जेडीएस ने एमएलए एमएलसी की बैठक बुलाई है। तो जेडीएस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। जेडीएस ने बैठक बुलाई है, कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। जेडीएस ने पार्टी दफ्तर में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वैसे भी देखिए पार्टी की अभी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नेता जिस तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। इस बीच जेडीएस ने आज अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। पार्टी दफ्तर में सुबह बैठक बुलाई है। जेडीएस ने एमएलए एमएलसी की बैठक बुलाई है। जेडीएस ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। देखिए कोर कमेटी की बैठक में कई मसलों को लेकर चर्चा होगी। जेडीएस ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। कोर कमेटी की बैठक को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं, लेकिन हाँ इस बैठक में क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इसको लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं पलक। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, ईवीएम वाली स्ट्रांग रूम में लगेंगे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। ये बड़ी जानकारी है। इलेक्शन कमीशन मद्रास हाईकोर्ट से कहा है फुटेज देखने के लिए यहां पर एक पूरा टीवी स्क्रीन भी समर्पित की जाएगी। किसी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके की कोई कमी ना हो, इसलिए ये जानकारी है कि ईवीएम वाली स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे और उस पर नजर रखी जाएगी बारीकी से। तो ये बड़ी जानकारी इसमें ये है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा ये पूरा होगा। ईवीएम स्ट्रांग रूम में लॉक रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में फुटेज देखने के लिए एक पूरा टीवी स्क्रीन भी इसमें समर्पित होगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में ठहरी सिख सियासत और असमंजस में अकाली दल के नेता और सक्रियता भी ना के बराबर है। दिल्ली में अकाली दल ने नहीं उतारा है उम्मीदवार। तो बड़ी जानकारी है, जहां दिल्ली में ठहरी सिख सियासत असमंजस की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कुछ और खबरों की करेंगे। देखिए किस तरीके से अगर बात सत्ता और संग्राम की करें तो कन्हैया कुमार पढ़ाई में आगे, मनोज तिवारी कमाई में सबसे आगे। ये कंपैरिजन किया गया है दरअसल। और देखिए किस तरीके से औरों से अमीर हैं दिल्ली दंगल के मनोज तिवारी। दरअसल इलेक्शन यहाँ पर होना है और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ कन्हैया कुमार हैं, दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं। दोनों बिहार से आते हैं, दोनों बिहार के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। और अगर किसके पास कितना पैसा उसको लेकर मनोज तिवारी आगे हैं। दो प्रत्याशी केवल 11वीं पास पढ़े हुए, महाबल मिश्रा और सही राम 11वीं तक पढ़े हुए हैं। ये हम आपको इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्योंकि यहाँ पर हर एक हिसाब देना होता है जब इलेक्शन लड़ा जाता है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के सामने पूरी जानकारी देनी होती है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है, कितना पैसा आपके पास है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, चल अचल संपत्ति के बारे में देना होता है। मनोज तिवारी कमाई में सबसे आगे आप आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं। अमर उजाला का ये पूरा आर्टिकल है जिसमें किसकी कितनी पढ़ाई और किस उम्मीदवार के पास में कितना पैसा है, ये इसमें जानकारी है। मनोज तिवारी, हाँ मनोज तिवारी की बात करते हैं तो 28 करोड़ की संपत्ति है। कन्हैया कुमार के पास में 10 लाख रुपए और 72,000 की संपत्ति है। बांसुरी स्वराज की बात करते हैं तो 19 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। राजकुमार आनंद के पास में कुल संपत्ति 17.87 करोड़ है। और वहीं कुलदीप कुमार की बात करते हैं, कुल संपत्ति है 21.41 लाख रुपए। प्रीति बिल्कुल देखिए पलक, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूजा ने बताया, विस्तार से पूरी जानकारी दी कि किसके पास कितना पैसा है, क्योंकि पूरा ब्यौरा देना होता है। और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है इससे हमारे दर्शकों को पता चली क्या होगा कि इस खबर से रिलेटेड पूरी जानकारी। देखिए बिल्कुल, महाबल मिश्रा की बात करें और सही राम की बात करें तो ये 11वीं तक ही पढ़े लिखे लोग हैं। ये पूरा आर्टिकल इसमें डिटेल से बताया गया कि दो प्रत्याशी जो हैं वो दिल्ली के, देखिए क्योंकि अब बात इसलिए हो रही है क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली के अंदर वोटिंग हो गई। और ऐसे में अगर प्रत्याशियों की बात करते हैं खासतौर पर, तो इन प्रत्याशियों का एजुकेशन क्या है इसको लेकर पूरा डेटा इसमें। और देखिए महाबल मिश्रा की अगर संपत्ति की बात करते हैं तो ये लगभग 20 करोड़ है। सही राम की कुल संपत्ति की बात करते हैं तो लगभग 35 लाख रुपए की है। और डॉक्टर उदित राज की बात करते हैं तो कुल संपत्ति लगभग 6.25 करोड़ रुपए की है। लेकिन उदित राज अच्छे खासे एजुकेटेड हैं और इसलिए उनका भी जिक्र है। देखिए भाजपा, आप और कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में से मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और पढ़ाई के मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार सबसे आगे हैं।
और मनोज की कुल संपत्ति 28 करोड़, जिसका जिक्र भी देखिए हमने किया। जो नामांकन के दौरान में आप देख रहे हैं कि शपथ पत्र दिया जाता है कि उनमें उसमें पूरा आपको बताना होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपका एजुकेशन क्या है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये पूरी डिटेल उनको अपनी सार्वजनिक करनी होती है और इस तरीके से शपथ पत्र में इनका पूरा डिक्लेरेशन रहता है। और देखिए इसमें सभी की संपत्ति का जिक्र है, कौन कहाँ तक पढ़ा है इस बात का जिक्र है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज, जो 2003 में उन्होंने पीएचडी की, उनके पास लगभग 5.5 करोड़ की चल और 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि हरदोई से लेकर एटा तक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। विरोधियों पर जमकर हमले भी बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर लगातार अखिलेश यादव हैं, लगातार राहुल गांधी हैं, लगातार कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो इस तरह की उल जलूल बयानबाजियां कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद में योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इस बार 80 लोकसभा सीटों में जीत की भी जिम्मेदारी है। और इस बार पिछली बार से आंकड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ। अब ऐसे में अगर वही सिलसिला यहां पर भी चलता तो जाहिर तौर पर इसमें बीजेपी को सीटों का नुकसान हो सकता है। और इस वक्त 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी को यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है। और देखिए इसी बीच सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला है बड़ा हमला। अंग्रेजों की चाल को कांग्रेस ने सफल होने दिया। आतंकवाद, नक्सलवाद कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, ये कहा। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी विभाजनकारी है। तो जब सीएम योगी किसी सभा को संबोधित करते हैं उस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र वो जरूर करते। जरा सुनिए सीएम योगी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया। अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बातों को कांग्रेस ने उल्लेख किया है, ये भारत की सनातन आस्था पर प्रहार तो है ही, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को पैदा करने वाला है। और मुझे लगता है कांग्रेस के मंसूबे भारत की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि विभाजनकारी जो राजनीति है यह किसी के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जब विकसित भारत के लिए पूरा भारत, पूरी देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन दे रही है, उन स्थितियों में अब कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। बढ़ते खबरों में आगे और यूपी के डिप्टी सीएम की लोकसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया सामने आई। एक तरफा जीत रही बीजेपी, ब्रजेश पाठक का ये स्टेटमेंट है, यूपी की 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। तो देखिए 80 सीटों पर जीत का ये जो कॉन्फिडेंट है वो हाई नजर आया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। और लगातार देखिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और उनका लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरफा जीत रही है बीजेपी, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेगी बीजेपी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये कहा गया ब्रजेश पाठक की तरफ से, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, बात लालू यादव के स्टेटमेंट की कर लेते हैं। लालू यादव के आरक्षण वाले स्टेटमेंट पर गिरिराज सिंह का भी पलटवार सामने आया। कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीना है और अब लालू कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। गिरिराज का लालू यादव को लेकर ये पलटवार, जिसके बाद कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीना, ये भी कहा गया। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आरक्षण वाले स्टेटमेंट पर किस तरीके से प्रतिक्रिया, क्योंकि उन्होंने दी काफ़ी ज़्यादा सियासी भूचाल लालू यादव के स्टेटमेंट के बाद आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस स्टेटमेंट का जिक्र किया कि ये किस तरह का स्टेटमेंट लालू यादव दे रहे हैं। आरक्षण देना है लेकिन किसी धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालू यादव ने ये दिया है बयान, आप बताइए, पहले तो MY समीकरण ही चलता था ना बिहार में, आप इसी समीकरण पर ध्यान देते थे, अब क्या हो गया? तो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या ये सही है? क्या आप लोगों के साथ सही कर रहे हैं इस तरह का बयान देकर? यानी कि कुल मिलाकर लालू यादव की मुश्किलें पूजा बढ़ गई। और देखिए लालू यादव जाहिर तौर पर जब घिरते हुए नजर आए तो उनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी दी गई, लेकिन तब तक जो डेंट होना था वो डेंट हो चुका है। और बीजेपी लगातार इस बयानबाजी को लेकर हमलावर है। और बीजेपी के तमाम नेताओं की अगर आप बयानबाजी का जिक्र कर दें कि जैसे ही ये तीसरे फेज के चुनाव की बात है, जिस दिन मतदान चल रहा था उस दौरान में रिजर्वेशन को लेकर जो बात लालू यादव ने की, उसके बाद तुरंत से पीएम मोदी जनसभा जहाँ कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने उस बात को पिक किया, हमला बोला और एक एक करके बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया। और अब
क्योंकि पिछड़ों की राजनीति करते हैं लालू यादव, तो ऐसे में गिरिराज उन पर पिछड़ों के हकों को लेकर ही हमला बोलते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीना और लालू कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो पिछड़ों को लेकर लगातार टिकी रही है, और ऐसे में अब लालू यादव की खासतौर पर देखिए राजनीति की बात करते हैं तो उसको लेकर पलटवार करें कि आप हैं जिनके साथ में वो पिछड़ों के हकदार नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी सैम पित्रोदा के नस्ल भेदी टिप्पणी की। पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरे जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद में सियासी भूचाल आ चुका है। हालांकि उनको खुद भी अब अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। इस पूरी बयानबाजी के बाद में कांग्रेस की कोरी फजीहत होती हुई नजर आई, क्योंकि आपने देखा होगा पीएम मोदी ने सीधे मंच से बोला कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के फिलॉसफर सैम पित्रोदा के बयान के बाद समझ में आता है कि लोगों के बारे में वो सोच क्या रखते हैं। और पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि वो मुझ पर हमला बोलते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, मेरे देश के लोगों पर ये जो उन्होंने हमला बोला, जो बयान दिया, इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, भारत की अगर बात करते हैं तो विविधताओं से भरा देश है और यही विविधता भारत की खूबसूरती है। लेकिन इस विविधता पर इस तरह की नस्लभेदी टिप्पणी के बाद में जाहिर तौर पर पित्रोदा तो घिरे ही, साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। वो देश के जो अलग अलग कोने हैं, देखिए आप जब पूरब की बात करते हैं, पश्चिम की बात करते हैं, उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर विविधताएं हैं। आप लोगों के रहन सहन की बात करें, लोगों के अपने जो रिचुअल्स हैं उनकी बात करें, बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन ये खूबसूरती है। इसी खूबसूरती पर जब इस तरह की पित्रोदा ने टिप्पणी की तो कोरी फजीहत हुई और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। और फिर कांग्रेस अब इसको लेकर थोड़ा सा बचाव पक्ष में आई है कि सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन अच्छा खासा डंट यहाँ पर भी हो चुका है। तो 15 दिन में ये दूसरा बयान और शाम तक इस्तीफा भी इसमें सामने आया। नस्लभेदी टिप्पणी पर जो टिप्पणी सामने, इसके बाद पित्रोदा फंस चुके, इस्तीफा उनका सामने आया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस की INDIA की, वो बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो उसने पित्रोदा के बयान से पहले ही किनारा कर लिया था। जयराम रमेश ने पहले ही कह दिया था, एक ट्वीट करके एक्स पोस्ट उनका सामने आया था, उसमें कहा था कि पित्रोदा ने जो उपमाएं दी हैं वो गलत हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, अस्वीकार हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, संजय सिंह ने कहा कि इस बयान का समर्थन कोई नहीं कर सकता। शिवसेना की बात करें तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस बयान से सहमत नहीं हो। लेकिन अगर हम बात करें चुनावों की और सैम पित्रोदा की, तो हर चुनाव में ऐसे उनके कोई ना कोई बयान सामने आते हैं। बात अगर 2019 की करें, 22 मार्च की, उस दौरान बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों की सजा पूरे पाक को क्यों। इसके बाद 10 मई 2019 को फिर लोकसभा चुनाव हुए और उस दौरान फिर एक स्टेटमेंट सामने आया और उस दौरान 1984 के सिख दंगों को लेकर स्टेटमेंट दिया। कहा कि 84 में जो हुआ सो हुआ। इसके बाद 23 अप्रैल को आपको याद होगा विरासत कर को लेकर उन्होंने बयान दिया और इसके बाद कल फिर नस्ल भेदी बयान के बाद जो बवाल हुआ वो सब आपके सामने। बढ़ते खबरों में आगे सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट, मचा सियासी घमासान और देखिए लगातार अब बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज टिप्पणी कर रहे हैं। सैम पित्रोदा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा। कहा शहजादे के अंकल ने देश को गाली दी, थर्ड अंपायर फिर लाए शहजादे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा वो चमड़ी का रंग देख रहे हैं, शहजादे को इस अपमान का जवाब देना होगा। तो देखिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और सैम पित्रोदा के विवाद के बाद उन्होंने हालांकि पद छोड़ दिया है। देश का अपमान सही नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। सैम पित्रोदा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गई, तो वहीं सैम पित्रोदा का टिप्पणी पर प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन सामने आया। बीजेपी फिजूल की बातें उठा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिका में किसी ने
कुछ कहा तो भारत में मुद्दा क्यों? दरअसल प्रियंका गांधी कह रही कि अगर अमेरिका में किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो हिंदुस्तान में उसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, यानी कि सैम पित्रोदा की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर सियासी भूचाल आ चुका है। बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया है। 4th फेज का इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है जनता को साधने के लिए, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि फिजूल की बातें हैं, बीजेपी फिजूल की बातें ही उठाती है। लेकिन आप देखिए जो सैम पित्रोदा की तरफ से बयान दिया गया है, जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको ठेस पहुंची है। अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि उत्तर के लोग ऐसे दिखते हैं, पूर्वोत्तर के लोग ऐसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग ऐसे दिखते हैं, तो फिर ये गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक है और हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि विभिन्नता है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है। पूजा, देखिए बड़ी बात यह है कि भारतीय सूचना क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले सैम पित्रोदा का पूरा नाम ये तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, लेकिन ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा अब सैम पित्रोदा हो गए हैं। और सैम पित्रोदा इस वक्त तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी किंग हो चुके हैं कि इनके बयान सामने आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। न जाने किस सोच के साथ में सैम पित्रोदा, पहले उनके इनहेरिटेंस टैक्स के बाद में खूब कांग्रेस की फजीयत हुई, वहाँ से जो डेंट लगा था उससे रिकवरी भी नहीं हुई कि इसके बाद में एक और ऐसा बयान दे दिया जिससे कोरी फजीयत होनी शुरू हो गई। और सीधे तौर पर सैम पित्रोदा के बयान के कारण कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत पर सवाल दागने शुरू कर दिए बीजेपी ने। और कहा कि जैसे पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के फिलोसफर, शहजादे के अंकल, तो आप जरा समझिए कि सैम पित्रोदा की इस बयानबाजी का जो जिक्र बार बार हो रहा है, इसका डेंट भी जाहिर तौर पर, संभावित तौर पर ये मानकर चले कि कांग्रेस को मुझे लग रहा है इस पे एक कहावत, क्योंकि अक्सर हम लोग जब कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। बिल्कुल जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेता न जाने क्यों कांग्रेस के लिए ही फजीयत कराते हुए नजर आते हैं। इस तरह की बयानबाजी जो कि बीजेपी के लिए ज्यादातर देखिए लाभदायक रही है। पिछले कुछ चुनावों को अगर उठाकर देखें तो ऑब्जर्वेशन में यही समझ में आता है। आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव के लिए यूं तो कांग्रेस ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच यूपी के रायबरेली का अगर जिक्र करें तो यूपी के रायबरेली में प्रियंका गांधी ने जनसभा की, राहुल के समर्थन में वोटों की अपील की, कहा जनता अपने भविष्य के लिए मतदान करे। देखिए इस बार अपनी मां सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी रायबरेली में चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि उनके अमेठी से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कयास लग रहे थे। जब हुआ ये था कि अमेठी में स्मृति ईरानी जब उनको चैलेंज दे रही थी और वायनाड का चुनाव हुआ, तब से लगातार चर्चा चल रही थी कि अब यहाँ पर गांधी फैमिली अमेठी रायबरेली को लेकर उतरेगी। रायबरेली को लेकर यूँ तो प्रियंका का नाम सामने आ रहा था, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे। खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, पूरा फैमिली जो है वो पहुंची थी जब नामांकन हुआ था। और उसके बाद से लगातार प्रियंका भी राहुल गांधी के लिए प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। जब जनसभा हुई तो राहुल गांधी के लिए वोट मांगती हुई नजर आई प्रियंका गांधी, और रायबरेली में प्रियंका गांधी ने जनसभा में कहा कि राहुल के समर्थन में आप वोट कीजिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। 3 निर्दलियों के इस्तीफे मंजूर करने से हाईकोर्ट का इंकार, अब तीसरे जज को भेजा जाएगा ये पूरा मामला। खंडपीठ में मतभेद के चलते विधायकों का केस अटका है। हिमाचल में 3 विधायकों ने दिया था इस्तीफा, लेकिन अब ये पूरा मामला फिलहाल लटका हुआ नजर आ रहा है। खंडपीठ में मतभेद के चलते विधायकों का केस अटक गया है। हिमाचल में 3 विधायकों ने, आपको याद होगा, इस्तीफा दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार इसमें कर दिया है और अब तीसरे जज को भेजा जाएगा ये पूरा मामला। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। 7.8% हिंदू घटे, मुस्लिम 5% बढ़े और 65 साल की स्टडी के बाद सरकारी पैनल का ये खुलासा है। तो एक स्टडी जिसमें ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। पड़ोसी देश में घटे हिंदू, बांग्लादेश और पाक में तेजी से बढ़े मुसलमान। 1950-2015 के बीच हिंदू आबादी में गिरावट, अखबारों में भी इसका जिक्र है। भारत में हिंदू घटे, मुसलमानों की आबादी में इजाफा। 84% हिस्सेदारी हिंदुओं की 1950 में और अब 68% बची है। 65 साल पहले मुसलमानों की आबादी 9.84%, जो अब 14.09% हुई है। तो देखिए एक ये स्टडी है जिसमें ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना करें तो वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और ये सच एक सरकारी अध्ययन में सामने आया है और इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध हैं, जिसमें 1950 से
देकर 2015 के बीच भारत में जनसांख्यिकी में आए बदलाव के बारे में जानकारी शेयर की गई है। और स्टडी के अनुसार एक तरफ भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट गई है तो वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिमों, ईसाई, बौद्ध और सिखों की आबादी में इजाफा हुआ है। और जैन और पारसियों को भी आबादी में हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। साथ ही साथ स्टडी के अनुसार एक और पॉइंट है कि अवधि में आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 5% है वो बढ़ी है। प्रीति, आपके भी अखबार में बिल्कुल सही कहा रंजना आपने। और दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास है और फर्स्ट पेज पर पहली खबर यह हेडलाइन दी गई है कि देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी की अगर बात करें तो 43.15% बढ़ी है, इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो भारत में लगातार जो अल्पसंख्यक है वो फल फूल रहे हैं। भारत में मुस्लिमों के साथ ही ईसाई और सिख अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी में तेजी देखी गई है। इसमें देखिए किस तरीके से 5.38% और 6.58% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पारसी और जैन अल्पसंख्यक हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई हलकों में किस तरीके से शोर शराबे के विपरीत आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि वास्तव में फल फूल भी रहे हैं। जबकि आप दूसरे देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो वहां पर हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। और ये आज की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 167 देशों में बहुसंख्यक आबादी में आया है परिवर्तन, ये अध्ययन में सामने आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। आपको बता दें किस तरीके से कपिल सिब्बल को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। सिब्बल 1989 से 1990 के दौरान सॉलिसिटर जनरल भी थे। इसके अलावा 3 बार SCBA के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। और आपको ये बता दें कि करीब 20 साल बाद पूर्व कांग्रेस नेता और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अब उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी अगर हम बात करें आके आपको बताएं 2001 से 2002, 1995 से 1996, 1997 से 1998 एसोसिएशन का अध्यक्ष के पद पर वो रह चुके हैं।